हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो जब कंपनी ने शेयर्स जो ऑफ़र किए हैं पब्लिक को, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन कंपनी के पास आती है तो उस केस को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी ने 1 लाख शेयर्स के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू किया, लेकिन कंपनी के पास शेयर्स आ गए 1 लाख से ज़्यादा, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख। तो ये जो 2 लाख शेयर्स कंपनी के पास आए, ये केस कहलाएगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स का। तो इस केस में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन होता है। कंपनी इशू तो ये 1 लाख शेयर्स ही कर सकती है, लेकिन इस 1 लाख शेयर्स को किस तरीके से इशू किया जाए, एक तरह से जो 2 लाख एप्लीकेशन कंपनी के पास आई है उसको किस तरीके से सेट करें। तो ये 2 लाख कंपनी के पास क्या ऑप्शन है, कुछ एप्लीकेशंस को कंपनी रिजेक्ट कर सकती है, कुछ एप्लीकेशंस को कंपनी प्रोपोर्शनली इशू कर सकती है। जो प्रोपोर्शनली कंपनी इशू करेगी उस केस को कहेंगे प्रो रेटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब कंपनी एज इट इज़ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी उस केस में तो हमें क्या करना है, बस फर्स्ट एंट्री होएगी जितने पैसे कंपनी के पास आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर कंपनी रिजेक्ट कर रही है तो उस केस में तो बस टू बैंक करना है, जितने पैसे आए उसको वापस कर दो। और अगर कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट करती है देन उस केस में कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन के साथ आई, कंपनी उसको अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट के साथ जितना एडजस्ट हो रहा है उतना अमाउंट अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देगी, रिमेनिंग अमाउंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल तक एडजस्ट कर देगी। उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बचता है तो उसको कंपनी रिटर्न करेगी। अब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। RAM Limited issued a prospectus with the object of inviting application for 20,000 equity shares। RAM Limited ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया कि राम लिमिटेड को 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं और इसका ये इशू होंगे, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ एंड प्रीमियम 10%। 10 का 10% प्रीमियम ₹1। अब ये कैसे इशू करना है, तो 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे। ये जो 5 रुपये है ये है 4 + 1 एंड द बैलेंस ऑन कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गई 3 रुपीज़ की। द इशू वाज सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 2.5 टाइम्स। कंपनी ने जितने शेयर्स इशू करने हैं उससे 2.5 गुना कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है। तो 20,000 शेयर्स का 2.5 गुना, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गई 50,000 शेयर्स की। अब कंपनी क्या करेगी, देखो, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स बिलो 20, जिस एप्लीकेंट ने 20 शेयर तक या 20 शेयर से कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। टोटल मतलब 10,000 शेयर्स टोटल रिजेक्ट हो गए। 50,000 में से कंपनी ने 10,000 तो एज इट इज़ रिजेक्ट कर दिए। चलो आगे पढ़ते हैं। उसके बाद द एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स वर गिवन 2,000। देखो, 50,000 शेयर्स आए, उसमें से 10,000 तो कंपनी ने एज इट इज़ रिजेक्ट कर दिए। इसके बाद कंपनी ने क्या किया, ये 10,000 जो शेयर्स है उसको दे दिए 2,000 ही। तो कंपनी के पास अभी भी 30,000 है। The remaining shares were made pro rata।
जो रिमेनिंग शेयर्स बचे, मतलब ये जो 30,000 बचे हैं, इसको प्रो रेटा पे इशू करा है. द एक्सेस अमाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स वैल्यू वाज रिटेन्ड. कंपनी ने एक्सेस अमाउंट जितनी कंपनी एडजस्ट कर सकती है अलॉटमेंट के साथ, फर्स्ट कॉल के साथ, वो रिटेन कर ली. आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 600 शेयर्स जिस शेयर होल्डर के पास है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, एंड 900 शेयर्स एक शेयर होल्डर के पास है उसने कॉल मनी पे नहीं करी. हमको इस क्वेश्चन में अब जर्नल एंट्रीज करनी है. तो इस जर्नल एंट्री करने से पहले एक टेबल बनाते हैं, उसमें ये तीनों कैटेगरी के शेयर्स लिखते हैं. देखो अभी हमारे पास 3 कैटेगरी हो चुकी है. ये जो 50,000 शेयर्स आए हैं, इस 50,000 में कंपनी क्या कर रही है, 10,000 शेयर्स तो कंपनी रिजेक्ट कर रही है. और कंपनी अगर रिजेक्ट कर देगी तो आपको एंट्री करनी है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो 10,000 तो एज इट इज़ रिजेक्ट कर दिया. इसके बाद कंपनी कर रही है 10,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उसको सिर्फ 2,000 शेयर्स दिए हैं. तो ये एक सेपरेट कैटेगरी बन गई. जो शेयर होल्डर 10,000 के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 2,000 शेयर्स दिए हैं. और एक रिमेनिंग में, तो रिमेनिंग कितना बचा, 50,000 में से 20,000 गए. रिमेनिंग जो शेयर्स हैं जिनके लिए एप्लीकेशन आई है उसको कंपनी कितने इशू करेगी. तो देखो कंपनी को 20,000 शेयर्स इशू करने हैं. उसमें से एक कैटेगरी वालों को उन्होंने 2,000 शेयर्स इशू करने हैं. तो बाकी रिमेनिंग कितने बचे, 18,000. तो जिन शेयर होल्डर्स ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है कंपनी उनको इशू करेगी 18,000. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. अब हम इसको टेबल फॉर्म में लिखते हैं ताकि ये समझ में आए कि किसके शेयर्स के साथ कितनी अमाउंट आई है, उसको कैसे एडजस्ट करना है. नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर. जब भी प्रो रेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन आए तो हमको हर कैटेगरी वाइज ऐसे एक टेबल बना लेनी है. 10,000 शेयर्स, एक ये जो 10,000 की कैटेगरी हो गई, 10,000 पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर 10,000. इसको अलॉट कितना किया, तो इसको अलॉट कुछ भी नहीं किया. तो कंपनी के पास एक्सेस मनी कितनी आई, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स के साथ जो एप्लीकेशन मनी आई है, मतलब एप्लीकेशन मनी कितनी आई, 3 रुपये एप्लीकेशन के हैं. तो कंपनी के पास 30,000 रुपये एक्सेस आ गए. जब कंपनी कुछ अलॉट ही नहीं कर रही तो कंपनी के पास जितना पैसा आया पूरा ही एक्सेस है. तो कंपनी को ये पूरा का पूरा अमाउंट रिटर्न करना होगा. तो बैलेंस रिटर्न 30,000. अब हम इस कैटेगरी पे आते हैं. सेकंड कैटेगरी है 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उन्हें इशू किए जा रहे हैं 2,000 शेयर्स ही. अब एक्सेस मनी कितनी एक्सेस मनी हुई, तो देखो शेयर होल्डर ने अगर 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो शेयर होल्डर ने 10,000 रुपये के साथ 3 रुपये के हिसाब से कितने रुपए भेजे हैं, 30,000 रुपीज़ भेजे हैं. जबकि कंपनी उसे इशू कर रही है सिर्फ 2,000 शेयर्स. तो कंपनी के एप्लीकेशन इन शेयर होल्डर को एप्लीकेशन के साथ कितने रुपए ड्यू होते हैं, सिर्फ 6,000 ही. तो एक्सेस मनी कितना हो गया, 30,000 माइनस 6,000, 24,000 रुपीज़ एक्सेस हो गया. अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था और नहीं भी लिखा होगा तो भी हमें यही मानना है कि ये जो 24,000 है अब इसको हम अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, और अगर कोई अमाउंट बचती है तो उसे फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करेंगे. फिर भी कुछ अमाउंट बचती है तो बैलेंस रिटर्न किया जाएगा. अलॉटमेंट के क्वेश्चन में अलॉटमेंट दिया हुआ है एट द रेट ₹5. 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5.
10,000। तो देखो इस 24,000 में से 10,000 रुपीज़ हो जाएंगे अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट। अब अभी भी हमारे पास एक्सेस कितना है, 14,000 है, तो हम फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो 2,000 शेयर्स एट द रेट ₹3 फर्स्ट कॉल, तो ये आ गया 6,000। अभी भी बैलेंस बच गया। तो अब जो बैलेंस बच गया वो कंपनी को, शेयर होल्डर्स को रिटर्न करना होगा। तो कितना बचा, 24,000 में से ये 16,000 लेस किया तो 8,000 रुपये कंपनी के पास एक्सेस है, तो वो कंपनी अब शेयर होल्डर्स को रिटर्न करेगी। अब हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। थर्ड कैटेगरी में 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है और इनको इशू किए हैं 18,000 शेयर्स। अब बताओ कंपनी के पास एक्सेस कितना आया, तो एक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 90,000 रुपये आए हमारे पास। लेकिन हम सिर्फ 18,000, कंपनी क्या कर रही है, 18,000 शेयर्स ही अलॉट कर रही है। तो आने कितने चाहिए थे, 18,000 इंटू 3, 54,000। अब एक्सेस कितने आ गए, तो 90,000 माइनस 54, 36,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए। अब हम इस 36,000 को एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट के अगेंस्ट। तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट 18,000 इंटू 5, ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब सिर्फ 36,000 रुपीज़ जो भी एक्स्ट्रा होगा वो अलॉटमेंट अमाउंट जब ड्यू होगा तब उसको कॉल करेंगे। ये 36,000 एज इट इज़ एडजस्ट हो गया। इस कैटेगरी में तो अमाउंट ज़्यादा था तो फिर फर्स्ट कॉल के साथ भी एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन इसमें तो ये अलॉटमेंट का अमाउंट भी एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ जो 36,000 है ये एज इट इज़ यहाँ एडजस्ट कर दिया। तो ये हमारी टेबल हो गई सारी चीज़ें समझने की। अब हम इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन की एंट्री होगी जितने शेयर्स, जितनी एप्लीकेशन हमारे पास आई है और उसको मल्टीप्लाई करना है अमाउंट से। तो हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई है, 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपए आ गए बैंक अकाउंट में। अब नेक्स्ट एंट्री, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारी कैटेगरी है तो हम इनकी एंट्री अलग अलग करते हैं। अगर क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होता है तो हम साथ में भी कर सकते हैं नेक्स्ट एंट्री, लेकिन इसमें हम अलग अलग करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि कैपिटल में सिर्फ उतना ही अमाउंट ट्रांसफ़र होगा जितने शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है। तो कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर रही है, कंपनी अलॉट कर रही है सिर्फ 20,000 शेयर्स ही। तो 20,000 इंटू 3, सिर्फ इतना अमाउंट ही जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो 60,000 रुपीज़ जाएंगे सिर्फ कैपिटल में। अब जो ये 1.5 लाख रुपए आए, लेकिन 1.5 लाख में से कैपिटल में तो सिर्फ 60,000। अब बाकी के जो 90,000 है, इस 90,000 का एडजस्टमेंट करना है। तो अब हम एंट्री करेंगे आगे इन 90,000 के को ट्रांसफ़र करने की। अब ये 90,000 में कैसे एडजस्ट करें 90,000 को, तो 90,000 में से 30,000 तो ये
रिटर्न है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक। अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये अकाउंटिंग एंट्री हो गई। जो 10,000 शेयर्स रिजेक्ट किए हैं कंपनी ने, सॉरी 90,000 नहीं, 30,000। इसके बाद अब कितनी हो गई, 1,50,000 में से 60,000 इधर आ गए, 30,000 रिजेक्ट कर दिए। अभी भी एडजस्टमेंट करना है। अब हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब ये जो अकाउंटिंग एंट्री हो रही है, ये जो सेकंड कैटेगरी के थे ना, 10,000 शेयर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको सिर्फ 2,000 शेयर्स दिए, ये उनकी एक सेपरेट एंट्री कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में देखो ये वाली एंट्री है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में ये जो एक्स्ट्रा 24,000 आया, तो 24,000 एक्स्ट्रा जो आया है उसको एडजस्ट करते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000। अलॉटमेंट में कितना है, टेबल में चेक करते हैं। 10,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, 6,000 फर्स्ट कॉल के साथ और 8,000 रिटर्न भी करना है। तो इस एंट्री में टू बैंक अकाउंट 24,000 को एडजस्ट कैसे किया, 10,000 अलॉटमेंट के साथ, 6,000 फर्स्ट कॉल के साथ एंड 8,000 रिटर्न किया। ये हो गया सेकंड कैटेगरी की एंट्री। अब देखो 1.5 लाख में से 60,000 इधर एडजस्ट हो गए, 30,000 इधर एडजस्ट हो गए, 24,000 इधर एडजस्ट हो गए। अभी भी 36,000 की एंट्री बाकी है। ये 36,000, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। $36,000। हम ये सारी एंट्रीज एक साथ भी कर सकते थे, लेकिन आपको अमाउंट्स का बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता, तो ये सेपरेट एंट्रीज सही है। क्लैरिटी भी बनी रहेगी कि कौन सा कहाँ एडजस्ट किया है। तो अब आप देखो, फिर से एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। फर्स्ट एंट्री, जितना भी अमाउंट आया है, जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई उसको एप्लीकेशन अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, 1.5 लाख। फिर सेकेंड एंट्री, सिर्फ अभी इस क्वेश्चन में हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री करी। तो ये एंट्री हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा अमाउंट आएगा जितना शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है मल्टीप्लाई बाय उसकी रिस्पेक्टिव जो अमाउंट है। तो एप्लीकेशन की अमाउंट है ₹3, तो 60,000 यहाँ। अब हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है उसको एडजस्ट करने की एंट्री करते हैं। 10,000 शेयर्स पर रिटर्न किया तो 30,000। ये हो गई सेकंड कैटेगरी वाली जो हमने टेबल में अच्छे से समझा है। 10,000 रुपये अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया है, 6,000 फर्स्ट कॉल के साथ, और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा बच गया था उसको रिटर्न किया। और ये है वो जो 30,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, उनको 18,000 शेयर्स ही अलॉट किए, तो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट। अब एंट्री होगी
अलॉटमेंट की, यहाँ तक एप्लीकेशन का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसको सेट कर दिया हमने। अब हम जाते हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट की फर्स्ट एंट्री क्या होती है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो एक्स्ट्रा जो भी था वो एप्लीकेशन तक सेट हो चुका है। अब अलॉटमेंट में तो कंपनी जितने शेयर्स अलॉट कर रही है सिर्फ उसी की एंट्री करेंगे। तो कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर रही है? 20,000। इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है तो साथ में प्रीमियम की टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आगे 1,00,000 रुपीज़, और 20,000 इंटू 4 80,000 आ जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000। नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी प्रोरेटा का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक तो आपको एप्लीकेशन वाली एंट्रीज की जो अमाउंट होगी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर इस एंट्री में। अब हम वर्किंग नोट में समझते हैं कि कितना पैसा अलॉटमेंट के साथ आएगा। सबसे पहले एक बार आपका ये जो टेबल है इस टेबल को देखो। एडजस्टमेंट फॉर अलॉटमेंट ₹5। ये जो 2,000 शेयर्स थे, इस 2,000 के शेयर्स के साथ तो अमाउंट ऑलरेडी आ चुका है। तो अब हम सिर्फ 18,000 शेयर्स जो है उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो उसके रिस्पेक्ट में भी 36,000 एक्स्ट्रा पहले से आ चुका है। 20,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए, लेकिन इस क्वेश्चन में कैटेगरी में जो 2,000 शेयर्स है उस 2,000 शेयर्स पे फुल अमाउंट अलॉटमेंट का भी आ चुका और फुल अमाउंट फर्स्ट कॉल का भी आ चुका। तो अब ये जो 18,000 शेयर्स बचे, इस 18,000 पे ही अलॉटमेंट का अमाउंट आना है। अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने रुपए हुए? 90,000। अब इस 90,000 में से ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ कितना आ चुका? 36,000। अमाउंट बच गई 54,000। मतलब इतने रुपए बचे हैं जो अभी भी आने हैं। 18,000 शेयर्स पे अमाउंट रिमेनिंग है 54,000। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 6,000 एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी। तो 600 जो शेयर्स है उसके ऊपर अलॉटमेंट मनी नहीं आई। अगर ये जनरल क्वेश्चन होता, जो केस होता जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता, तो हमें पता होता 600 मल्टीप्लाई बाय 5 कि इतना अमाउंट नहीं आया। लेकिन क्योंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है तो इस केस में 600 जो शेयर्स हैं हो सकता है ना उसके इसके इसने कुछ अमाउंट जो अलॉटमेंट का है वो एप्लीकेशन के साथ पे किया है। तो इस केस में हम जो कॉल्स इन अरियर्स कैलकुलेट करेंगे उसके लिए 600 शेयर्स है, लेकिन पूरा इसको 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 600 मल्टीप्लाई बाय कितना अमाउंट पेंडिंग है? तो 54,000 अमाउंट पेंडिंग है 18,000 शेयर्स पे। तो 600 शेयर्स पे कितना अमाउंट पेंडिंग होगा, कितना अमाउंट रिमेनिंग होगा, ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे। इस चीज़ को आप स्टार मार्क कर लो। ये कैलकुलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऐसा मत कर देना कि 600 मल्टीप्लाई बाय 5 की इतना कॉल सिनेरियर है। इस 600 शेयर्स पे कुछ अमाउंट ऑलरेडी एप्लीकेशन के साथ आ चुका है, इसलिए जो कॉल्स इन एरियर होगा वो
इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये आया 1800 रुपीज़। तो 54,000 माइनस 1800, ये हो गया 52,200। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 52,200। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जल्दी से देखो इसमें कितना अमाउंट आएगा, कितने शेयर्स है, 20,000 शेयर्स है, और फर्स्ट कॉल की रेट कितनी है, 3 रुपीज़। तो ये कितना आ गया, 60,000। अब जब भी कॉल्स इन एडवांस होता है तो एक एंट्री और होती है, इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस है 6,000। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। तो एक और एंट्री जो फर्स्ट कॉल के साथ होनी है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के रिस्पेक्ट में 6,000 रुपीज़ ऑलरेडी आ चुके। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है। डेट नहीं गिवन है तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इस क्वेश्चन में है कि 900 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं आई। देखो अलॉटमेंट के केस में हमने ये इतना कैलकुलेशन करी क्योंकि एप्लीकेशन के साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया था 18,000 शेयर्स पे, वो अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ था। लेकिन इस 18,000 पे जो अमाउंट आया है वो फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट नहीं हुआ है। तो 900 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल है 3 रुपीज़ का, तो कितना हो गया कॉल्स इन एरियर, 2700। तो फर्स्ट कॉल के लिए कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट करना बहुत इजी। 900 मल्टीप्लाई बाय 3, 2700 रुपये नहीं आए। फर्स्ट कॉल ड्यू कितने से किया, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 60,000 फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, उसमें से 6,000 ऑलरेडी आ चुका और 2700 आया ही नहीं। तो अब जो बैंक अकाउंट में अब जो पैसा आएगा वो कितना होगा, तो 51,300 रुपीज़ अब बैंक अकाउंट में आएंगे। तो ये अकाउंटिंग एंट्री हो गई। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये हो गए 51,300। आई होप आपको इस क्वेश्चन से ओवर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का के और क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वीडियोस में।